Hello friends, कैसे हो आप सब? I hope you all are doing so well in your life and welcome back again to my channel that is Never Stop Learning. I hope जो मेरी पहले की जो वीडियोस हैं आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रही होगी। मोरोवर जो लास्ट की जो मेरी वीडियो है जो कि डिमांडिंग वीडियो थी मैंने बनाई थी डेट इज अबाउट द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो मैंने काफी ज्यादा डिटेल में बनाई थी, मीन्स वेरियस टाइप्स ऑफ कॉजेज को लेकर कि क्या क्या कॉजेज रहे थे फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं अब इसका सेकंड पार्ट बनाने जा रही हूँ। तो इसमें जो है हम बेसिकली करेंगे आउटब्रेक, मींस फ्रेंच रेवोल्यूशन जो थी वो कैसे हुई थी, अब उसमें क्या क्या चीजें हुई थी, तो उसके बाद उस चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ा था बैलेस्टाइन पर। ठीक है, तो इसके रिलेटेड ही आज की जो मेरी वीडियो होगी वो हम स्टार्ट करेंगे। तो जिसमें हम वेरियस टाइप्स ऑफ मींस थिंग्स जो हैं वो लर्न करेंगे इन दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल आल्सो प्रूव वेरी बेनिफिशियल स्पेशली फॉर द जो एनसीईआरटी की जो स्टूडेंट्स है क्लास 9th के। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज स्टॉप लर्निंग। सो अगर किसी को भी कोई क्वेरी वगैरह है, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ मुझसे पूछना चाहते हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर्स। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो अब हम मूव ऑन होते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो चलिए लेट्स जस्ट स्टार्ट द टॉपिक विद द इंट्रोडक्शन, जिसमें थोड़ा हम ब्रीफ में कर लेते हैं कि इसमें बेसिकली हुआ क्या था। तो अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें, मीन्स ये कहा जाता है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी वो ऑलरेडी मीन्स वो स्टार्ट हो चुकी थी बिफोर 1789। मीन्स ये कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। एंड वो किसने स्टार्ट की थी? वो स्टार्ट की थी नोबिलिटी क्लास ने। नोबिलिटी क्लास ने इसे स्टार्ट किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन को। ऑलरेडी वो कैसे स्टार्ट हुआ था कि जब मोनार्क, और जब मोनार्क ने क्या किया था, मोनार्क बेसिकली मींस किंग। जब किंग ने क्या किया था, अपने कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर को मींस अपॉइंट किए थे। जब अपने फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट किए थे, वो क्यों अपॉइंट किए थे? ताकि वो इकोनॉमिक कंडीशन जो है फ्रांस की उसे मींस बेटर कर सके, क्योंकि उसकी जो पोजीशन थी, इकोनॉमिक पोजीशन, दैट वाज वेरी मींस दैट वाज मूविंग टुवर्ड्स द डिक्लाइन स्टेट। वो डिक्लाइन हो रही थी, ठीक है, कुछ मींस प्रॉफिट वगैरह नहीं हो रहा था कंट्री को, जिसके कारण किंग ने मींस ये महसूस किया कि हमें जो है मींस अपने ऐसे एबल फाइनेंशियल मिनिस्टर्स रखने चाहिए जो हमारी इकोनॉमिक स्टेटस को स्ट्रॉन्ग कर सके। ठीक है, जब उसने लाइक नेक्टर हो गया, टुर्गो हो गया, मींस वेरियस टाइप ऑफ, जब उसने मिनिस्टर्स जो को अपॉइंट किया था, उन मिनिस्टर्स ने क्या किया था, काफी सारे मींस जो राइट्स थे, जो नोबिलिटी क्लास जो मींस अपने राइट्स इंजॉय कर रही थी, उसे डिमोलिश करने की कोशिश की थी। मींस उनके राइट्स को रोकने की कोशिश की थी, बिकॉज इन्हीं राइट्स के कारण क्या हुआ था कि जो काफी ज्यादा खर्च जो था वो नोबिलिटी क्लास के ऊपर हो रहा था। तो जो मिनिस्टर्स थे उन्हें ये महसूस हुआ कि हमें जो नोबिलिटी क्लास है, मींस उनके जो इतने राइट्स मिले हुए हैं वो फिजूल है, मींस वेस्ट ऑफ मनी है, तो उन्हें मींस हमें इस मनी को सेव करना चाहिए और उनके जो राइट्स है और उन्हें डिमोलिश करना चाहिए। ठीक है, देन इन्होंने क्या किया था? सो दे ट्राई टू डिमोलिश द राइट्स विच द नोबिलिटी क्लास वर enjoying। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने क्या किया था, वेरियस टाइप्स ऑफ हैवी टैक्सेस जो थे वो भी इम्पोज करना वो चाहते थे अपर क्लास के ऊपर, स्पेशली क्लर्जी जो हो गई, अपर क्लर्जी। ठीक है, एंड जिससे क्या हुआ था, एंटेगनिस्टिक फीलिंग्स, मींस फीलिंग रिलेटेड विद द एंगर, वो जो थी वो क्रिएट हो गई थी किसके बीच में? मोनार्क के बीच में और नोबिलिटी क्लास के बीच में। वो क्यों हुई थी? बिकॉज ऑफ द चेंजेस जो फाइनेंशियल मिनिस्टर जो थे कर रहे थे। ठीक है, they were totally against this type of actions which were suggested by the financial ministers of the state। ठीक है, तो किंग को ये महसूस हुआ कि वो काफी ज्यादा विद्रोह वगैरह करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, वो अच्छा नहीं मानते इस चीज को, इसीलिए उनको शांत करने के लिए, इन ऑर्डर टू काम डाउन, द किंग ने क्या किया था, एक मीटिंग बुलाई थी ऑफ स्टेट जर्नल की। क्योंकि ऑलवेज वो ये मानते थे कि स्टेट जर्नल क्या होती है, मीन सिर्फ स्टेट जर्नल को ही फैसला लेने का अधिकार है,
मीन्स को अगर कोई चीज इंप्लीमेंट करनी है वो विद द हेल्प ऑफ स्टेट जर्नल ही इंप्लीमेंट होगी, ना कि किंग के राय। तो इसी बात की नाराजगी के कारण जो था, जो नोबिलिटी क्लास थी उसकी पहले मीन्स लाइक अंटेगनिस्टिक फीलिंग्स हो गई थी मोनार्की के साथ। तो जिससे हमें ये पता चलता है कि इसमें एक नया फेस आ गया था, किसमें, रेवोल्यूशन में। ठीक है। मोर ओवर जो बॉर्जुगीज क्लास थी, दैट मीन्स जो मिडिल क्लास थी, जिसमें लेबरर्स हो, सॉरी, जिसमें जो एजुकेटेड पीपल जो थे, मीन्स वो क्लास आती हैं। बॉर्जुगीज क्लास जो थी, दे केम इन फ्रंट, रेवोल्यूशन में सबसे आगे वो आई थी, जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं। देन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता, कुछ समय के बाद जो कॉमन पीपल थे और जो पीजेंट्स थे, उन्होंने भी इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया था। ठीक है। तो ये था बेसिकली मेन ब्रीफ के बारे में, कि एक मीटिंग वगैरह करनी थी। और जो मेन नोबिलिटी क्लास थी उसे लगता था कि जो टैक्सेस वगैरह इम्पोज करने का काम है, जो चेंजेस करने का काम है, वो सिर्फ नोबिलिटी क्लास को है। और वो कैसे होगी, अगर जब किंग जो है वो मीटिंग बुलाएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे उसमें मीटिंग ऑफ द स्टेट जर्नल। ठीक है। तो इसमें क्या था कि सबसे पहले जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, मींस ये तो जैसे पक्का डिसाइड हो गया था कि मींस ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुकी थी 1789 से पहले ही। वो किसने स्टार्ट की थी, नोबिलिटी क्लास ने। ठीक है। और नोबिलिटी क्लास ने स्टार्ट की थी, वो क्यों की थी, बिकॉज ऑफ द जो वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस जो थे, जो फाइनेंशियल मिनिस्टर जो थे वो लगाने की कोशिश कर रहे थे। द फाइनेंशियल मिनिस्टर्स ऑफ द फ्रांस ट्राई टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन। वो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे फ्रांस की। ठीक है। बट उनके जो सारे के सारे एफर्ट्स थे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, दे वर ऑल इन वेन, मीन सब व्यर्थ गए थे। क्यों गए थे, क्योंकि जो नोबिलिटी क्लास थी उन्हें वो चेंजेस बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे, जो फ्यूचर में इम्प्लीमेंटेड होने थे। सो दे कंप्लीटली अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ द मिनिस्टर्स, एंड दे आल्सो डिडंट लाइक द टैक्सेस विच दे वुड इम्प्लीमेंट। इससे क्या था कि उनके जो राइट्स थे, वेरियस टाइप्स ऑफ जो राइट्स उन्हें मिल रहे थे, नोबिलिटी क्लास तो नोबिलिटी क्लास को वो सारे के सारे अब खत्म हो जाने थे, इसीलिए वो इस चीज के ऑपोजिट थे। ठीक है। देन उनका ये मानना था कि सिर्फ स्टेट जर्नल जो है उनके पास ही राइट है, किस चीज का, टैक्सेस को इम्पोज करने का, या अगर कोई न्यू चेंजेस लेकर आनी है, वो किसके पास राइट है, जस्ट स्टेट जर्नल के पास, किंग के पास भी नहीं है। ये स्टेट जर्नल का मानना था। ठीक है। आफ्टर सीइंग द हॉस्टाइल फीलिंग्स ऑफ द नोबिलिटी क्लास, तो मोनार्क ने क्या किया था, स्टेट जर्नल मीटिंग जो थी उसने बुलाई। ठीक है। बट किंग के पास इतना राइट जरूर था कि वो he could alone decide when to call a meeting of this body। स्टेट जर्नल की मीटिंग कब बुलानी है वो राइट सिर्फ किंग के पास था। लास्ट टाइम ये जो मीटिंग थी वो हुई थी 1614 में। ठीक है। बट अब ये डिसाइड हुआ था कि ये जो मीटिंग है वो 1 मई 1789 को जो हो, मींस होगी। ठीक है। इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ मींस, इन्हीं टैक्सेस के रिलेटेड जो थी मींस बातचीत होगी। अब इसमें क्या था कि 1614 में जब स्टेट मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो इसके मेंबर्स हैं, ठीक है, वो अलग अलग जगह पर मींस बैठेंगे, मींस डिफरेंट डिफरेंट जो लाइक इनका जो हॉल होगा उसके साथ। क्योंकि इसमें क्या होता था, बेसिकली 3 तरह के मेन होते थे कैटेगरीज स्टेट जनरल में, वो आगे हम बात करेंगे। और इनका मेन मोटिव क्या था कि हर एक ऑर्डर का एक एक वोट लिया जाएगा। ठीक है। ये तो थी एक मेन मीटिंग ऑफ द स्टेट जर्नल, जिसमें जो नोबिलिटी क्लास थी वो उसके अंदर काफी ज्यादा हॉस्टाइल फीलिंग्स थी। वो क्यों थी, क्योंकि उनके राइट्स जो थे वो छीनने वाले थे, कौन, फाइनेंशियल मिनिस्टर जो थे, जिसे किंग ने अपॉइंट किया था। इसी चीज से नाराज होकर वो किंग के साथ भी नाराज हो गए थे। तो किंग ने उसे दिलासा देने के लिए क्या किया था, स्टेट जर्नल की मीटिंग बुलाई थी, जो लास्ट 1614 में हुई थी। ठीक है। देन अब किंग ने क्या डिसाइड हुआ था कि वो 1 मई 1789 को मीटिंग करेगा। ठीक है। अब हम बेसिकली इसकी मेन पास्ट हिस्ट्री कर लेते हैं कि स्टेट जो असेंबली जो थी, स्टेट जर्नल जो थी, जो मीटिंग बुलाई जाती थी, मींस उसकी हिस्ट्री क्या। तो अब हम करेंगे पास्ट हिस्ट्री एंड नेचर ऑफ द स्टेट जर्नल।
ठीक है। मीन्स ये माना जाता था कि जो स्टेट जनरल जो असेंबली जो एक मेन पॉलिटिकल बॉडी जो बनाई गई थी, वो बेसिकली बनाई गई थी 1302 में। ठीक है। 1302 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी फ्रांस में। ठीक है। एट दैट टाइम इट वाज जस्ट अ नॉर्मल बॉडी। नॉर्मल बॉडी मींस नॉर्मल, नॉट इन द ह्यूमन बॉडी की मैं बात कर रही हूँ। नॉर्मल बॉडी इन द सेंस मींस पॉलिटिकल बॉडी। अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो उसमें तब इतनी ज्यादा पावर्स नहीं थी स्टेट जनरल के पास। मोरोवर दे डिडंट हैव द राइट टू मेक लॉज। ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने अपनी पावर्स को इंक्रीज कर लिया था। किसने? नोबिलिटी क्लास ने। ठीक है। मोरोवर बट मोनार्क के पास इतना राइट था कि वो मीटिंग बुला सकता था। कई बार क्या होता था कि वो अपनी मर्जी से बुलाता था, बट कई बार क्या होता था कि फ्रांस में कुछ ऐसे क्रिटिकल कंडीशंस हो जाती थी कंट्री में, तो उससे फिर मीटिंग जो थी वो नंबर ऑफ टाइम्स जो थी मीटिंग्स बुलानी पड़ती थी टू डिस्कस ओवर दी प्रॉब्लम्स। ठीक है। लास्ट जो मीटिंग बुलाई गई थी डेट वाज इन दी 1614। 1302 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। मींस वेरियस टाइप्स ऑफ हुई थी, पर लास्ट जो था वो 1614 में इसकी लास्ट असेंबली हुई थी। ठीक है। बिफोर द रेवोल्यूशन, बिफोर द 1789, इसका जो स्ट्रक्चर था वो टोटली फ्यूडलिस्टिक टर्म्स के ऊपर बेस्ड था। ठीक है। मींस इसमें बेसिकली हम बात करते हैं कि जो नोबिलिटी क्लास थी उसका ही मेन लाइक डोमिनेट वो करती थी सभी को, इस पॉलिटिकल पार्टी को। इसमें बेसिकली तीन मेन कैटेगरीज आती हैं। नोबिलिटी हो गई, क्लर्जी हो गई, और कॉमन पीपल हो गए। ठीक है। हाँ, इतना था, ये एक साथ नहीं बैठते थे। नोबिलिटी और क्लर्जी एक साथ बैठ जाते थे, बट कॉमन पीपल की जो मेन ऑर्डर होता था वो अलग बिठाया जाता था। ठीक है। बिसाइड दिस इसमें एक मेन इशू ये था कि हर एक स्टेट जो है, मींस हर एक जो मेन कैटेगरीज है उसका सिर्फ एक ही वोट लिया जाएगा, विच मींस ईच स्टेट वुड गेट ओनली वन वोट। जैसे एक नोबिलिटी का ले लिया, एक क्लर्जी का ले लिया, एक कॉमन पीपल का। सो मेजोरिटी किसकी हो जाती थी? जो अपर लोग होते थे, नोबिलिटी और क्लर्जी। और कॉमन पीपल के क्या होते थे? मींस उनका वोट का कोई फायदा नहीं था, चाहे वो वोट करे चाहे ना करे, तो उनके वोट गिना ही नहीं जाता था। ठीक है। इसी इश्यू के कारण फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर जो था वो मेजोरिटी से जीत जाते थे हमेशा। ठीक है। जो थर्ड पीपल था, मीन जो थर्ड ऑर्डर था, दे लेफ्ट विद नथिंग। ठीक है। सो सारे के सारे जो डिसीजंस वगैरह लिए जाते थे, इसीलिए वो कहते थे कि जो लॉज वगैरह बनाने हैं वो सिर्फ नोबिलिटी का काम होता था या क्लर्जी का। इसी के कारण जो थी हॉस्टाइल फीलिंग्स, मींस फीलिंग रिलेटेड विद एंगर, वो इमर्ज होना, मींस वो स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। क्यों? किस में शुरू हुई थी? जो थर्ड ऑर्डर था, डेट इज द कॉमन पीपल, किसके खिलाफ हुई थी? जो फर्स्ट दो मेन ऑर्डर्स थे, नोबिलिटी एंड क्लर्जी, इनके खिलाफ जो था मेन अपॉन इनकी मींस हॉस्टाइल फीलिंग स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि इनकी वोट का मींस कोई मायने ही नहीं रखती थी। तो नेक्स्ट जो है अब हम करेंगे दैट इज द इलेक्शन सिस्टम उनका। मीन स्टेट जर्नल का इलेक्शन सिस्टम कैसे हुआ था, उनकी मेंबर्स की सिलेक्शन किस तरह हुई थी। पहले तो हमने उनकी हिस्ट्री के बारे में किया था, अब हम उनके इलेक्शन सिस्टम के बारे में है मींस जो बेसिकली करेंगे। मींस जनवरी में क्या हुआ था, ये डिसाइड हुआ था कि इसका इलेक्शन का काम स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है। देन जो इसका प्रोसीजर था रिगार्डिंग द इलेक्शन सिस्टम ऑफ स्टेट जर्नल, वो डिसाइड हुआ था फेब में। मींस तब काम जो था इसका मींस वो चल रहा था, फेब 1789। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था कि जो अपर ऑर्डर है, अपर ऑर्डर में जिसमें नोबिलिटी क्लास एंड और जिसमें क्लर्जी क्लास, ये दोनों जो मींस अपर ऑर्डर के हैं वो इलेक्टेड होंगे थ्रू द डायरेक्ट मेथड रहे। डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन, इसमें बेसिकली क्या होता है डायरेक्ट मेथड में, मीन जिसमें कॉमन पीपल का कोई भी हाथ नहीं होता, उनके खुद के ही मेंबर्स होते हैं जो उन्हें सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। बट ऑन द कंट्री जो थर्ड ऑर्डर था, डेट मीन्स जो कॉमन पीपल का जो मेन मींस जो कॉमन पीपल का जो थर्ड ऑर्डर था, वो किस तरह सेलेक्ट होगा? बाय द इनडायरेक्ट मेथड। इसमें मींस लोगों की जो जो आम जनता है मींस वो सिलेक्ट करेगी थर्ड ऑर्डर को। ठीक है।
इसका प्रोसीजर क्या था कि दैट द मैन हु वाज अबव द एज ऑफ 25 years दे हैड अ राइट टू वोट। मीन जो 25 साल के ऊपर के आदमी है और जो टैक्स देते हैं फ्रांस को, जो टैक्स पेयर है वो ही जो है मीन्स दे हैड अ राइट टू वोट। देन इससे पहले क्या था कि उन्होंने, बट बिफोर दैट उन्होंने ये डिसाइड करना था, उन्होंने लोकल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करना था। ठीक है, देन वही वाले मेंबर्स जो थे वो मेन मेंबर्स जो है थर्ड ऑर्डर के उन्हें सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्टली दे डिसाइडेड टू इलेक्ट द लोकल असेंबली, आफ्टर देन द मेंबर्स ऑफ द लोकल असेंबलीज डिसाइडेड द मेन मेंबर्स फॉर द थर्ड ऑर्डर ऑफ द स्टेट जनरल। ठीक है, पहले क्या होता था कि मीन्स जो 25 इयर्स के ऊपर के हैं, जो 25 इयर्स के ऊपर के हैं मीन्स जो भी मैन है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले वो लोकल असेंबली के मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज वही लोकल असेंबली के जो मेंबर्स है वो फर्दर जो मेन मेंबर जो है स्टेट जनरल के थर्ड ऑर्डर जो है उन्हें सिलेक्ट करेंगे। सो अप्रैल में क्या हुआ था कि ये सारा काम जो था वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, फ्रांस के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में से स्टेट जनरल के मेंबर्स जो थे वो सिलेक्ट किए गए थे। ठीक है, जिसमें कम से कम 1214 मेंबर जो थे वो टोटल इलेक्ट हुए थे स्टेट जनरल के लिए। उसमें से 621 जो थे वो कॉमन पीपल थे, एंड जो 308 जो थे दैट वाज द क्लर्जी पीपल थे, और 285 जो थे वो नोबिलिटी क्लास को बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ये था बेसिकली मेन इलेक्शन सिस्टम, मीन जिसका काम जनवरी से स्टार्ट होता हुआ फेब तक चला था। ठीक है, लास्ट में इसका जो रिजल्ट था वो अप्रैल में आया था। एंड फर्स्ट और सेकंड क्लास को कोई भी मुश्किल नहीं थी। थर्ड क्लास किस तरह सेलेक्ट होती थी, विद द हेल्प ऑफ जो आदमी 25 ईयर्स के ऊपर है एंड जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स पे करते थे फ्रांस को, फ्रांस की गवर्नमेंट को। एंड उन्होंने लोकल असेंबली के मेंबर्स को सिलेक्ट करना है, देन उन्हीं मेंबर्स ने मेन मेंबर्स जो है स्टेट जनरल के थर्ड ऑर्डर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अप्रैल में ये सब काम खत्म हो गया था। टोटल 1214 1214 जो थे मींस इतने जो थे मींस सेलेक्ट हुए थे मेंबर्स। उनमें से कुछ 621 जो थे कॉमन थे, दैट मींस थर्ड ऑर्डर। 308 जो थे दैट इज द क्लर्जी। 285 जो थे दैट वर द नोबिलिटी ऑफ। नेक्स्ट जो है अब हम करेंगे दैट इज द इनॉग्रेशन ऑफ द स्टेट जर्नल। ठीक है, अब हमने बेसिकली उसकी मीटिंग कर ली। ठीक है, कैसे मीटिंग हुई थी, देन उसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, स्टेट असेंबली जो है स्टेट जनरल की। देन किस तरह उनके इलेक्शंस हुए, देन इलेक्शंस के बाद अब क्या क्या मींस इनॉग्रेशन उसकी अब कैसे हुई। सबसे पहले ये बताया जाता है कि जैसे अप्रैल में सारा काम खत्म हो गया था इसका वोटिंग सिस्टम का। देन जो इसके सिलेक्टेड मेंबर्स थे स्टेट जनरल के, उन्होंने वो वर्साई मींस फर्स्ट ऑफ मई को वो 1789 को वर्साई पहुंचे थे। ठीक है, सारे के सारे मेंबर जो थे वो वर्साई के हॉल में गैदर हुए। ठीक है, मई 5 को सुबह 8 बजे। ठीक है, जो फर्स्ट जो मेन दो ऑर्डर थे, जो नोबिलिटी क्लास और क्लर्जी क्लास थी, वो हॉल में पहुंच गई थी, बट द थर्ड क्लास जो थी दैट वाज केप्ट वेटिंग आउटसाइड दी हॉल। उन्हें अंदर नहीं अभी बुलाया गया था। मीन्स इस तरह उनके साथ काफी बुरा व्यवहार करते थे ये जो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, विद अ कपल ऑफ आवर काफी टाइम जैसे बीत जाने के बाद देन उन्हें अंदर बुलाया गया, दे वर कॉल्ड इनसाइड द हॉल। ठीक है, और 1 बजे जो था वो किंग जो था वो एंटर हुआ हॉल में, एंड उसने डिस्कस करना शुरू कर दिया अबाउट द प्रॉब्लम्स जो फ्रांस फेस कर रहा था, रिलेटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। देन उसके स्पीच के बाद जो था जो फाइनेंस मिनिस्टर था नेक्टर, उसकी टर्न आई। उसने भी 2-3 घंटे की स्पीच दी। ठीक है, इसी प्रॉब्लम्स के रिलेटेड क्या क्या वो फेस कर रहे इकोनॉमिकली और कैसे वो उस चीज को सॉल्व करेंगे। देन उसकी स्पीच के बाद जो किंग था ही लेफ्ट द हॉल। देन बाकी के जो मेंबर्स थे नोबिलिटी और क्लर्जी, नॉट द कॉमन वन, ये दोनों जो फर्स्ट 2 क्लासेस थी दे ऑल्सो लेफ्ट द हॉल। नेक्स्ट डे क्या हुआ था, मई 6 को
मई 6 की मॉर्निंग क्या हुआ था, जो मेंबर्स थे नोबिलिटी के और क्लर्जी के मेंबर, वो असेंबल हुए थे इन सेपरेट बिल्डिंग, ठीक है। बट जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड ऑर्डर के, उन्हें मेन हॉल ही दिया गया था। अब थर्ड ऑर्डर ये चाहता था कि सभी की ज्वाइंट मीटिंग हो, अलग अलग मीटिंग ना हो, सारे के सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने ऑर्डर को, उनके साथ इकट्ठी मीटिंग हो, ठीक है। सेवरल टाइम्स उन्हें नोटिस भी भेजा गया था, किसके रिगार्डिंग, टू द फर्स्ट टू क्लासेस, कि इकट्ठी मीटिंग की जाए, बट ऑल दीज एफर्ट्स वाज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। नाउ अब एक मेन लीडर था, डेट इज द अबेसियर। एक लीडर था अबेसिये, जिसने ये सजेस्ट किया कि हमें अपने नेशनल वर्क को डिले नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट डिले आवर नेशनल वर्क, रैदर हमें लास्ट इनविटेशन लेटर भेज देना चाहिए इन्हें फर्स्ट टू क्लासेस को, कि हमें उनके साथ ही मींस रिप्रेजेंट करना है, उनके साथ ही ज्वाइंट मीटिंग करनी है। तो ये था बेसिकली मेन इनॉग्रेशन में। फर्दर अब हम करेंगे कि उन्होंने ऐसे आगे एक्सेप्ट किया है इस इनविटेशन को कि नहीं किया है। तो इनॉग्रेशन में बेसिकली हमने मेन यही लर्न किया है कि जब इलेक्शंस हो गए थे उसके बाद ये मींस 1 को वे मींस ये वर्साए गए थे, ठीक है। 5 तक ये पहुंच गए थे, शार्प 8 o'clock मीटिंग स्टार्ट हुई थी, कैसे कॉमन पीपल को, जो थर्ड ऑर्डर था, उन्हें बाहर रखा गया था। देन किंग ने अपनी स्पीच दी, देन नेक्टर ने अपनी स्पीच दी, उसके बाद इन्हें सेपरेट सेपरेट हॉल में फिर नेक्स्ट डे 6 मई को ये मींस गैदर हुए थे। थर्ड ऑर्डर की क्या डिमांड थी, सो ऑल दीज थिंग्स जो है वो इनॉग्रेशन में आती है। नेक्स्ट जो है अब हम करेंगे कि फॉर्मेशन हो गई थी नेशनल असेंबली की। अब जैसे उन्होंने इनविटेशन जो था मींस वो सेंड किया था, बट उन्होंने इनविटेशन नहीं माना था, इसी के कारण क्या हुआ था, फॉर्मेशन हो गई थी नेशनल असेंबली की, ठीक है। इनविटेशन जो उन्होंने दिया था कि इकट्ठी मीटिंग होनी चाहिए, जो सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव है दे मस्ट बी गैदर टुगेदर, मींस वो इकट्ठे गैदर हो। देन अब क्या हुआ था कि जो 15 जून को अराउंड अबाउट 12 और 13 क्लर्जीज जो थे वो थर्ड ऑर्डर के साथ ज्वाइन हो गए थे, ठीक है। जब किंग ने मींस ये रिफ्यूज किया था कि इन्हें और पावर नहीं दी जाएगी, कि इन्हें कॉमन पीपल को और पावर नहीं दी जाएगी, देन इसी से नाराज होकर और जब उन्होंने उनका इनविटेशन नहीं माना था, देन उन्होंने क्या डिसाइड किया, थर्ड ऑर्डर ने क्या किया था, दे क्रिएटेड देयर ओन ग्रुप, जिसे क्या कहते थे, नेशनल असेंबली। जब फर्स्ट टू क्लासेस ने उनके इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया और किंग ने उन्हें और ज्यादा पावर्स नहीं दी थी, देन दे क्रिएटेड देयर ओन ग्रुप, जिसे हम कहते हैं नेशनल असेंबली, ठीक है। इसमें क्या था, दे बिगेन टू मीट ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड रन द कंट्री विदाउट द हेल्प ऑफ द किंग, मींस अपने डिसीजंस वो खुद लेते थे, किंग की इसके बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी। देन लुई 16 लुई 16 क्या चाहता था कि दैट ही वांटेड टू कंटिन्यू द ओल्ड वोटिंग सिस्टम, जिसमें क्या था कि ईच स्टेट हैड 1 वोट, मींस 3 स्टेट थी, एक नोबिलिटी की होती थी, एक क्लर्जी की होती थी, एक कॉमन पीपल की, मींस इन तीनों स्टेट में से हर एक का एक एक वोट होगा। बट जो थर्ड स्टेट जो थी कॉमन पीपल की थी, उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो मेंबर्स है देवर लॉट इन नंबर्स। इनका जब इलेक्शंस हुआ था तो अराउंड अबाउट 621 मेंबर्स जो थे मींस सिलेक्ट हुए थे, तो इसलिए हर एक इंडिविजुअल का एक एक वोट होना चाहिए, ठीक है। बट द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वांटेड कि न्यू वोटिंग सिस्टम हो वेयर ईच मेंबर हैव 1 वोट, बट जो लुई 16 था वो ऐसा नहीं चाहता था, वो क्या चाहता था, दैट हर एक स्टेट का एक वोट हो, ना कि हर एक मेंबर का एक वोट। But the king rejected their proposal. So 20th June, remember that date, 20th June 1789 को क्या हुआ था, थर्ड स्टेट ने डिक्लेयर themselves as a national assembly. So 20th June को उन्होंने नेशनल असेंबली को
मीन्स डिक्लेयर कर दिया था। सो देयर इज अ सीक्वेंस, अगर आप लर्न करो इसमें, जैसे फेब में क्या हुआ था, ठीक है, फेब में जैसे उन्होंने अपने इलेक्शंस करने स्टार्ट कर दिए थे, इनका काम जनवरी से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, अप्रैल तक आते आते इनका मीन्स काम हो चुका था इलेक्शन सिस्टम का। जब इनॉग्रेशन हुई, फिर मई में क्या हुआ था, मई में ये वर्साई में गए, ठीक है, वहां पर मीटिंग्स वगैरह हुई, ठीक है। देन मई में जब इन्होंने अपने इनविटेशन सेंड किया था, तो उसमें कुछ भी मीन्स अच्छा रिजल्ट नहीं निकला था। देन नेक्स्ट मंथ इन्होंने मीन्स जून में, 20 जून इन्होंने क्या किया था, नेशनल असेंबली जो थी उससे एज अ मीन्स एक ग्रुप जो था, एक पॉलिटिकल ग्रुप डिक्लेयर कर दिया था थर्ड स्टेट। नेक्स्ट जो है अब हम करेंगे दैट इज द रॉयल सेशन, जो 23 जून को हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ था कि इन्होंने इनॉग्रेशन कर दी थी स्टेट असेंबली की, उसके बाद देन गुस्से में आकर देन थर्ड ऑर्डर ने क्या किया था, नेशनल असेंबली जो थी वो क्रिएट कर दी थी, ठीक है, जून में। देन इसी को ध्यान में रखते हुए मीन्स वो अब जो फैसले थे, जो थर्ड असेंबली जो उन्होंने अपनी बनाई थी नेशनल असेंबली, जो थर्ड ऑर्डर था, वो फैसले अब किंग के अकॉर्डिंग नहीं करेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए रॉयल सेशन बुलाया गया 23 जून को, ठीक है, जिससे किंग को काफी ज्यादा डर लगने लग पड़ा था कि उन्होंने अब वो किंग की मीन्स बात वगैरह वो बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे। देन अब उसने क्या किया था, सीइंग द पॉलिटिकल पावर इन क्राइसिस, किंग ने अनाउंस किया टू कॉल अ रॉयल सेशन ऑन 23 जून, बिकॉज 17th और 18th जून को उन्होंने क्या किया था, 15th से लेकर 16 तक उन्होंने मीन्स अपनी जो थी रॉयल सेशन जो था उन्होंने मीन्स वो क्रिएट कर लिया था नेशनल असेंबली को। तो इसलिए किंग ने रॉयल सेशन बुलाया 23 जून को। इसमें क्या था कि जो तीनों के तीन क्लासेस थे, दे अपेयर इन द रॉयल पैलेस, ठीक है। और जो दर्शक जो थे मीन जो आम जनता जो थी, दे वर नॉट अलो इन द हॉल, एंड जो गार्ड जो थे, जो सोल्जर्स जो थे, वो बोथ साइड जो थे मीन्स तैनात कर दिए थे, ताकि मीन्स कोई गड़बड़ ना हो उस समय। इस असेंबली में क्या किया था, तो किंग ने मीन्स कुछ अनाउंसमेंट्स की थी, वो किस तरह कुछ रिफॉर्म्स करेगा। किंग जो था मीन्स उसने कहा था कि वो कुछ रिफॉर्म्स वगैरह करेगा रिगार्डिंग इकोनॉमिकली। देन अपनी इस बात को खत्म करते हुए एक डिक्टोरियल ट्यून में उसने ये बात कही थी कि फ्रॉम नाउ जो असेंबली है तीनों ऑर्डर की, वो सेपरेट सेपरेट बिल्डिंग्स में होगी, मीन्स इकट्ठी बिल्कुल भी नहीं होगी। देन इसके अलावा उसने क्या किया था कि जो नेशनल असेंबली है उसे इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो था वो डिक्लेयर कर दिया कि वो अपनी असेंबली को अब खत्म कर दे, क्योंकि मैंने इस असेंबली को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो था मींस वो डिक्लेयर कर दिया। इतना कहने के बाद वो मींस हॉल से बाहर चला जाता है, और जो दूसरी क्लासेस है क्लर्जी एंड नोबिलिटी, वो भी इस क्लास से चले जाते हैं। देन उसका किंग और जो मोनार्क है उसका एक मेन आदमी आता है, वो उनसे कहता है कि किंग चला गया है, आपको भी अब चले जाना चाहिए इस सेशन से। देन जो थर्ड ऑर्डर था वाज आस्क्ड टू लीव द हॉल। देन उन्होंने जाने से मना कर दिया था, जब उसने काफी जोर डाला कि अगर मैं ये बात जाकर किंग से कहूंगा कि आपने उनकी बात को नहीं माना, तो एक फेमस लीडर था डेट इज कॉल्ड दी मिराबू। मिराबू ने एक वर्डिंग बोली थी बहुत ही बोल्ड अंदाज में, ठीक है, गो एंड टेल योर मास्टर दैट वी आर हियर बाय द विल ऑफ द पीपल। जाओ जाकर अपने मास्टर्स मीन अपने किंग को ये बता दो कि हम यहाँ पर लोगों के कहने पर बैठ मीन्स यहाँ पर विराजमान है, यहाँ पर बैठे हैं, एंड वी शैल नॉट लीव एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ बेयोनेट। और हम यहाँ से तब तक वी शैल नॉट लीव एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ बेयोनेट, मीन्स हम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाएंगे चाहे आप हमें बेयोनेट के पॉइंट तक भी रखो। बायोनेट बेसिकली क्या होता है, एक लॉन्ग शार्प ब्लेड होता है, जो मीन्स पुराने टाइम में बंदूक के मीन्स जो गन जो होती है, जो राइफल होती है, उसके आगे एक नाइफ टाइप एक इक्विपमेंट होता है जो राइफल के आगे लगी होती है।
वो किसके लिए होती है? ताकि अपनी मींस फाइटिंग के दौरान मींस अपने किसी दुश्मन को मारना। तो उसके कहने का मतलब ये था कि अपने जाकर अपने मास्टर से ये बता दो कि हम यहाँ पर लोगों के कहने पर बैठे हैं, ना कि किंग के कहने पर, और हम इस जगह को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो हमें बंदूक की नोक पर भी मीन्स जाने को कहे, हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। सो बाय नॉट बेसिकली मीन्स शार्प ब्लेड, ठीक है, जो फिक्स्ड होता है ऑन अ राइफल फॉर स्टैबिंग इन क्लोज कॉम्बैट। कॉम्बैट मीन्स फाइट। सो ये था रॉयल सेशन, जिसमें उन्होंने मींस किंग के ऑर्डर्स को बिल्कुल भी नहीं माना था, बट किंग ने नेशनल असेंबली को इलीगल जो था वो डिक्लेयर कर दिया था। नेक्स्ट जो है दैट इज द यूनिटी ऑफ द थ्री ऑर्डर्स। अब वो यूनिटी कैसी हुई थी? इफ यू रिमेम्बर, मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि जब उनकी मींस रॉयल सेशन हुआ था, जब लोगों ने मींस जो थर्ड पार्टी जो है उन्होंने बाहर जाने से इनकार कर दिया था, देन उन्होंने क्या कहा था कि हम यहाँ पर लोगों के, आम जनता के कहने पर बैठे हैं, ना कि किंग के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। सो अब मेन पार्ट क्या हुआ था, अब तीनों ऑर्डर्स में यूनिटी कैसे आनी स्टार्ट हो गई। ये जस्ट दिखावे के लिए यूनिटी थी। इसमें अब बेसिकली क्या हुआ था कि जब वो उन्होंने उठने के लिए मींस रिफ्यूज कर दिया कि ये किंग का मींस, किंग ने अपने ऑफिशियल को भेजा था कि वो बाकी को भी जाकर उठा दे, बट उन्होंने क्या किया था, when the official told the king कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स है कौन से, थर्ड क्लास के, थर्ड ऑर्डर के, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है आपके ऑर्डर्स को मानना, देन किंग ने फोर्स, देन किंग वॉज फोर्स मीन्स उसे ये महसूस हुआ कि टू अलो द थ्री क्लासेस टू सिट टुगेदर ऑन 7th जून। 7th जून को उसने फिर ये डिसाइड किया मींस दबाव में आकर कि वो सारी की सारी जो ऑर्डर्स है उन्हें इकट्ठा बैठना चाहिए। मोरोवर उसने जो था रिटर्न ऑर्डर्स भी जो थे वो सेंड कर दिए थे, किसे, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द अपर क्लासेस को, कि वो इकट्ठे साथ में बैठे, एज अ सिंगल असेंबली हो, अलग अलग असेंबली ना हो, इकट्ठी असेंबली हो। एंड 30th जून को क्या हुआ था कि जो अपर क्लासेस जो थी, जब वो मेन हॉल में आई थी, तो सारे के सारे इकट्ठे बैठे थे, ठीक है। देन इसी चीज को देखते हुए एक स्कॉलर रहा है दैट इज द अदर यंग, उसने क्या कहा है कि दैट द होल बिजनेस इज नाउ ओवर एंड द रेवोल्यूशन कंप्लीट। मीन्स उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अब जो रेवोल्यूशन का जो काम है वो खत्म हो चुका है, जो क्रांति है वो खत्म हो चुकी है। बट कुछ का ये मानना था कि चाहे दिस वाज द ग्रेट सक्सेस ऑफ द थर्ड क्लास, बट द वर्क ऑफ द रेवोल्यूशन वाज नॉट कंप्लीटेड विद दिस इंसिडेंट, रैदर इट वाज स्टार्टेड इन अ ट्रू फॉर्म। मीन्स रेवोल्यूशन जो थी वो खत्म नहीं हुई थी, रैदर उसका अभी हम जो था, अब उसकी सीढ़ियां चढ़ रहे थे रेवोल्यूशन की। सो यूनिटी कैसे आई थी? जब उन्होंने किंग्स के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया था, तो किंग ने दबाव में आकर क्या किया था कि एक रिटर्न ऑर्डर जो था वो मींस डिक्लेयर कर दिया था कि सारी की सारी जो तीनों ऑर्डर्स है वो इकट्ठे बैठकर इन सिंगल असेंबली में बैठकर अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दिस वाज आल्सो ग्रेट सक्सेस ऑफ द थर्ड क्लास। तो ये हुई थी उनकी यूनिटी ऑफ द थ्री ऑर्डर्स। नेक्स्ट हम बेसिकली करेंगे कॉलिंग ऑफ द आर्मी बाय द किंग, एंड he dismissed the financial minister that is the nectar। तो इसमें क्या हुआ था, लास्ट हमने किया था कि यूनिटी हो गई थी थ्री ऑर्डर्स की। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये सिर्फ यूनिटी जो हुई थी दैट इज जस्ट अ शैम, मींस इट वाज जस्ट अ दिखावा और कुछ नहीं था, ताकि नेशनल असेंबली को थोड़े टाइम के लिए दबाया जा सके। मींस उन्हें ये लगा कि दैट दे गॉट सक्सेस। तो अब हुआ क्या था कि लुइस 16 ने क्या किया था, going before the National Assembly was just a sham. Sham basically means दिखावा करना, and he was still under the influence of nobility. वो nobility के अभी साथ में ही था, and he was conspiracy, and he trying to make a plans against the third order. Now third order कौन है? That is the common people, जो commoners की जो main order बना है।
ठीक है। किंग ने क्या किया था, 20,000 सोल्जर्स जो थे, जर्मन सोल्जर्स, वो उसने मंगवाए थे। मीन्स ही कॉल्ड देम। ठीक है। और पेरिस से वो वर्साए आए थे। ठीक है। सून ये जो खबर थी काफी ज्यादा फैल गई थी, मीन स्प्रेड हो गई थी कि जो किंग है, दैट ही वाज प्लानिंग टू अबॉलिश द नेशनल असेंबली, और वो उनके लोगों को, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को इम्प्रिजन कर रहा है। ठीक है। देन 11th ऑफ जुलाई, इसमें क्या हुआ था कि किंग ने एक बहुत ही जैसे आप कह सकते हो कि बेतुका सा फैसला लिया था, बट दिस टाइप ऑफ डिसीजन जो था, वो लोगों के ऊपर उसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। वो क्या मीन्स उसने डिसाइड किया था किंग ने, ही रिमूव्ड हिज मिनिस्टर नेक्टर फ्रॉम हिज पोस्ट। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसने ऑर्डर दिया था उसे, नेक्टर को, डैड टू लीव द कंट्री राइट नाउ। क्योंकि नेक्टर जो था, फाइनेंस मिनिस्टर था, वो इकोनॉमिक कंडीशन को सॉल्व करने की काफी ज्यादा मींस अपने एफर्ट लगा रहा था, और लोगों के बीच में ही वॉज क्वाइट पॉपुलर। तो किंग ने क्या किया, उस नेक्टर को, मींस उस फाइनेंस मिनिस्टर को निकाल दिया था, एंड ही आल्सो ऑर्डर हिम टू लीव द कंट्री राइट नाउ। नेक्टर जो था, ही वाज क्वाइट पॉपुलर अमंग द पीपल ऑफ फ्रांस। ठीक है। उसके हटाए जाने के कारण क्या हुआ था, लोगों में डिसअपॉइंटमेंट आ गई थी। लोग जो थे वो बिल्कुल, दे वर फुल ऑफ एंगर। नाउ दे हैड एंटेगनिस्टिक मींस एंगर फीलिंग टुवर्ड्स द किंग। मोनार्की सॉरी नोबिलिटी के अगेंस्ट तो ऑलरेडी थी, क्लर्जी के अगेंस्ट ऑलरेडी एंटेगनिस्टिक फीलिंग्स थी, अब किंग के अगेंस्ट भी एंटेगनिस्टिक फीलिंग्स आ गई, क्योंकि उन्होंने उनके जो मेन इंपॉर्टेंट मिनिस्टर जो था उसे निकाल दिया था। इस तरह के एटमोस्फेयर में क्या होता, एक जर्नलिस्ट था। ठीक है। एक जर्नलिस्ट था जिसका नाम था कैमले डेस्मोलिस। क्या नेम था उसका, कैमले डेस्मोलिस। उसने क्या किया था, पेरिस के लोगों को और ज्यादा मींस किंग के खिलाफ भड़का दिया। Camelin Desmoulins incited the Paris people against the king through his passionate speech. Means अपनी speech के राही, because he was a journalist, तो उसने क्या किया था, लोगों को और ज्यादा मींस भड़का दिया था, but in a right way. After hearing his speech, thousands of people जो थे वो उसके साथ जुड़ गए थे। एंड अब उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया था, मींस ऑन द वे उन्होंने वेपन्स इकट्ठे करना स्टार्ट किया था गन शॉप से। ठीक है। और जो क्राउड था, दैट क्राउड वाज मूविंग टुवर्ड्स द फोर्ट ऑफ बैलेस्टाइन। और यहाँ पर जाकर अब जो मेन जो इवेंट है वो हैपन होता है। तो अब इसमें हमने बेसिकली मेन क्या किया है कि कैसे किंग ने एक दिखावा किया था, दैट he was just a sham how he is going towards the national assembly, and but on the contrary he is trying to making plans, he is वो कॉन्स्पिरेसी कर रहा था अगेंस्ट द थर्ड ऑर्डर। एंड कैसे उसने जर्मन सोल्जर्स को बुलाया, अबाउट 20,000 जर्मन स्कॉलर्स, सॉरी जर्मन सोल्जर्स, वो पेरिस से कैसे वर्साए आए, और कैसे नेशनल असेंबली को उसने मारने मींस अबॉलिश करने की कोशिश की, एंड नेक्टर को डिसमिस किया, एंड ही आल्सो ऑर्डर हिम टू लीव द कंट्री। एंड व्हाट द कैमलिन डेस्मोलिन डू, he incited the Paris people against the king through his passionate speech. देन उन्होंने वेपन्स वगैरह इकट्ठे करने स्टार्ट किए, और वो बैलेस्टाइन के फोर्ट की तरफ उन्होंने जाना शुरू कर दिया। अब जो है हम मेन इवेंट करेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो आउटब्रेक था वो कैसे हुआ था। अब जो हम करेंगे दैट इज द फॉल ऑफ द बैलेस्टाइन। बैलेस्टाइन इज बेसिकली अ फोर्ट। ठीक है। और ये इसका पतन मींस इसका डिक्लाइन कैसे हुआ था वो अब हम इसमें लर्न करेंगे। ये बेसिकली जो फॉल ऑफ बैलेस्टाइन था, ये अक्कर हुआ था 14th जुलाई 1789। रिमेंबर दैट डेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब जब किंग ने नेक्टर को निकाल दिया था, तो जब लोगों ने हथियार लेकर वो सीधा बैलेस्टाइन के फोर्ट की तरफ उन्होंने जाना शुरू कर दिया था।
14 जुलाई 1789 को मीन्स एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था जिससे हम कहते हैं फॉल ऑफ बैलेस्टाइन। ठीक है, बैलेस्टाइन एक बेसिकली क्या है, एक बहुत ही पुराना फोर्ट है। इट इज बेसिकली अ फोर्ट। ठीक है, ये एक फोर्ट है बैलेस्टाइन। ठीक है, जिससे मींस 1833 में 1833 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, इस फोर्ट की। ये बेसिकली किस पर्पस के लिए यूज किया जाता था, ये मेन होता था, ये बेसिकली एक किला था बट फॉर प्रिजन। एक बेसिकली एक जैसे जेल होती थी, प्रिजन। ठीक है, देन वेरियस टाइप्स ऑफ स्टोरीज थी इसके रिलेटेड, इस किले के रिलेटेड, कि बहुत ही ज्यादा मीन्स यहाँ पर लोगों को मीन्स तसीहे वगैरह, मीन्स उनके साथ बहुत ही ज्यादा क्रूअल बिहेव किया जाता था, उनके ऊपर काफी ज्यादा अट्रोसिटीज मीन्स अत्याचार किए जाते थे। ठीक है, इसका जो मेन गवर्नर था दैट इज कॉल्ड दी लाउने, उसे हम कहते हैं दी लाउने, जो इसका मेन गवर्नर था जिसके अंडर ये सारा फोर्ट जो था वो आता था, दैट इज दी लाउने। दी लाउने जो था वो बहुत ही ज्यादा क्रूअल था, उसे ऑलरेडी मीन्स जो खबर थी वो मिल चुकी थी दी लाउने को। ठीक है, अ, मैं एक बार दोबारा से इसके स्पेलिंग लिख देती हूँ, थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गया था मुझसे। दी लाउने, LAUNEY, दी लाउने। ठीक है, उसे ऑलरेडी खबर मिल चुकी थी कि जो लोग हैं उसकी तरफ मींस उसके फोर्ट की तरफ आ रहे हैं, तो ऑलरेडी वो प्रिपेयर था। बट उसके पास जो जैसे गोला बारूद हो गया या एम्यूनिशन हो गया या मींस कुछ खाने पीने का सामान जो था वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड था, इतना ज्यादा उसके पास सामान नहीं था, पर स्टिल ही वाज रेडी उनके साथ लड़ने के लिए। जब वो आए देन उसने गवर्नर ने क्या किया, बहुत ही जल्दी से उसने क्या किया था, अपने आर्मी को ऑर्डर दे दिया कि वो इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दें जैसे ही वो अंदर एंटर करें। देन काफी सारे जो लोग थे वो मारे गए थे। अप्रोक्सीमेटली कहा जाता है कि राउंड अबाउट 98 लोगों की डेथ हो चुकी थी। ठीक है, 98 लोगों की डेथ हो चुकी थी एंड वेरियस वर इंजर्ड। देन इसके अलावा मीन्स कुछ ही समय के बाद जो था मीन्स उन्होंने जो दी लाउने जो था उसे भी मार दिया था। सो जो फोर्ट के अंदर जो काफी, जब वो फोर्ट के अंदर फिर एंटर हो चुके थे तो उन्होंने जो सारे जो प्रिजनर्स जो थे उन्हें रिहा कर दिया था और उसके गवर्नर जो था उसे मार दिया था। ठीक है, देन इस तरह जो ये रेवोल्यूशन जो थी उसने वायलेंट रूप जो था अब वो उसने ले लिया था। 15 जुलाई को क्या हुआ था, 14 जुलाई को तो ये मींस मेन एपिसोड हुआ था फॉल ऑफ बैलेस्टाइन। 15 जुलाई को जो मॉर्न इन द मॉर्निंग जो मोनार्क था, राष्ट्र असेंबली जो थी मींस नेशनल असेंबली जो थी उसके सामने आया और उसने कुछ मेन रिफॉर्म्स करने का मींस सुझाव दिया कि वो कुछ रिफॉर्म्स करेगा। वो रिफॉर्म्स कौन कौन से करेगा, सबसे पहले वो अपनी जो आर्मी है वो हटा लेगा। सेकंड, जो नेक्टर है मीन जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसे दोबारा रीअपॉइंट किया जाएगा। उसने ये सारे फैसले इसलिए लिए थे ताकि लोग जो थे वो उसके ऊपर मीन्स उसके ऊपर भी अटैक ना करते, इसलिए उसने कुछ रिफॉर्म्स लिए और कहा कि वो इन रिफॉर्म्स को पूरा करेगा। फर्स्ट क्या था, अपनी आर्मी को हटाएगा एंड सेकंड क्या था कि वो जो मेन फाइनेंस मिनिस्टर नेक्टर है जिसे इसने निकाल दिया था, ही विल रीअपॉइंट है। ठीक है, देन इसके बाद क्या हुआ था, वे जो मेन किंग था उसने नेशनल आर्मी के कुछ लोगों के साथ जाकर उसका मेन एक जो फ्लैग था
उसे एक्सेप्ट कर लिया था। नेशनल असेंबली का एक मेन फ्लैग था, उसे एक्सेप्ट कर लिया था। किसने? मोनार्क ने। तो इस तरह ये जो मेन रेवोल्यूशन जो थी, इसका आउटब्रेक हुआ था। वो आउटब्रेक कहां पर जाकर खत्म हुआ था? बैलेस्टाइन के किले को डिक्लाइन करने के बाद। ठीक है, ये तो था बेसिकली फॉल ऑफ बैलेस्टाइन। अब हम बेसिकली इसके मेन करेंगे इसके इफेक्ट्स क्या हुए। नॉट ओनली इन फ्रांस के ऊपर इसका इफेक्ट हुआ, ऑन द कंट्रेरी इसका अदर कंट्रीज के ऊपर भी इफेक्ट हुआ था। तो चलिए अब हम करेंगे बेसिकली मेन उसके इफेक्ट्स, दैट मींस इम्पैक्ट क्या पड़ा फॉल ऑफ बैलेस्टाइन का। ठीक है, रिमेंबर दैट जो मेन बैटल हुई थी, जो फॉल मींस बेसिकली जो हुआ था बैलेस्टाइन का, वो कब हुआ था? वो डेट जो है वो आपको रिमेंबर रखनी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज ऑन दी 14th जुलाई। रिमेंबर दैट 14th जुलाई 1789। ठीक है, देन नेक्स्ट जो है, अब हम इसके मेन करेंगे इंट्रोडक्शन थोड़ी सी कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा था। जब बैलेस्टाइन का जब फॉल हुआ था, ये माना जाता था कि ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो था वो क्रिएट हुआ था इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस। कुछ स्कॉलर्स ने ये कहा है कि ये जो मींस फॉल हुआ है बैलेस्टाइन का, इसमें क्या था बेसिकली? एक टेरिबल डिफीट हुआ है। किसका? मोनार्की का, मींस किंग की मोनार्की का। किंग की मोनार्की का टेरिबल डिफीट हुआ है। ठीक है, बट ऑन द कंट्रेरी मींस किंग को इसके साथ काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। टेरिबल डिफीट ऑफ द मोनार्क, बट इसके साथ क्या हुआ है? डॉन ऑफ अ न्यू फ्रीडम, न्यू इरा ऑफ फ्रीडम। ठीक है, मोनार्की का नुकसान हुआ है, दैट इज नो डाउट, होना भी चाहिए था। बट इसके साथ क्या हुआ? एक नया सवेरा हुआ है। किस चीज का? फ्रीडम का। सो अगर हम बात करें कि फॉल ऑफ बैलेस्टाइन जो था, इसके साथ सिर्फ इसका इफेक्ट फ्रांस पर ही नहीं पड़ा था, रेदर इट हैड अ डीप इम्पैक्ट अपॉन द अदर यूरोपियन कंट्रीज। तब हम वो मींस सेम करेंगे कि इसका इफेक्ट कहाँ पर पड़ा था, कैसे पड़ा था। तो बेसिकली इसके दो इफेक्ट पड़े थे। ठीक है, जो फर्स्ट इम्पैक्ट था, दैट मींस इसका फर्स्ट इम्पैक्ट पड़ा था इफेक्ट ऑन फ्रांस। ऑब्वियसली जहां पर रेवोल्यूशन हुई थी वहां पर इस चीज का इफेक्ट जरूर पड़े। ठीक है, सेकंड जो मेन इम्पैक्ट पड़ा था, दैट इज ऑन दी अदर यूरोपियन कंट्रीज। इन चीजों पर भी इसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा पड़ा। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे फ्रांस की, कि फ्रांस के ऊपर इसका कैसे इम्पैक्ट पड़ा था। अगर हम फ्रांस की बात करें, रेवोल्यूशन के बाद जो कॉमन पीपल थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए। ठीक है, तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे। सेकंड, अब जो मोनार्क था, जो किंग था, उसे ये महसूस हुआ कि अब वो मीन जो आम जनता है, मीन जो कॉमन पीपल है, अब उनके रिवोल्ट को दबा नहीं सकता। इसीलिए उसने क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो थी वो एक्सेप्ट कर ली। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मोनार्की एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में देयर इज अ डिफरेंस। मोनार्की में क्या होता है कि किंग के पास ज्यादा राइट्स होते हैं। ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू। वो कुछ भी कर सकता है जो उसका मन करे। बट इन द कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में क्या होता है? उसकी जो राइट्स होते हैं, दैट बिकेम लिमिटेड। जैसे अगर हम जस्टिस की बात कर ले या कुछ लॉ के रिलेटेड कुछ रूल्स हो गए, उसमें उसके जो राइट्स होते हैं दैट बिकम लिमिटेड हो जाते हैं। सो अब उसने क्या किया था? अब उसकी जो मोनार्की थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गई थी आफ्टर द फॉल ऑफ पैलेस्टाइन। देन थर्ड मेन इफेक्ट क्या पड़ा था कि जब रेवोल्यूशन होगी, ऑब्वियसली काफी मींस प्रॉपर्टी का, ठीक है, नुकसान होगा। जिसके कारण क्या हुआ था? फ्रांस में अब थोड़ी सी गड़बड़ होनी स्टार्ट हो गई, बिकॉज प्रॉपर्टी का काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। अब लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया था, जिससे क्या हुआ था? एडमिनिस्ट्रेशन खराब होना स्टार्ट हो गया था। देन नेक्स्ट, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था कि इस चीज को देखते हुए कि अब जो काफी ज्यादा मीन्स लोग जो थे भड़के हुए थे, इस चीज को रोकने के लिए अब क्या किया था? नेशनल गार्ड जो थी वो क्रिएट की गई थी। नेशनल गार्ड फॉर द प्रोटेक्शन, क्योंकि फ्रांस में जो
बेसिकली मींस इस तरह की सिचुएशंस हो गई थी, उसे कंट्रोल करने के लिए एक नई आर्मी का मींस एस्टेब्लिशमेंट की थी, जिसे बेसिकली कहते हैं नेशनल गार्ड। ठीक है। देन इसके अलावा ये था कि जो मेन पीसेंट्स थे, अब उन्होंने ज्यादा मींस अटैक करना स्टार्ट कर दिया था जो अपर क्लास के लोग थे, जैसे क्लर्जी हो गए या नोबिलिटी पर्सन हो गए। इसी से डरकर मोस्ट ऑफ द जो नोबिलिटी क्लास थी उन्होंने फ्रांस को छोड़ दिया, किसी और कंट्री जाकर उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया। देन अब जो पेरिस था वो एक मेन पॉलिटिकल सेंटर बन गया था आफ्टर दिस रेवोल्यूशन। मोरोवर इसका अब लास्ट एक मेन इम्पैक्ट ये पड़ा था कि इस चीज से क्या हुआ था कि जब फॉल ऑफ बैलेस्टाइन हुआ था, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था, इसका इम्पैक्ट यूरोपियन कंट्रीज में भी पड़ना स्टार्ट हो गया था। ठीक है। अब मोरोवर जो पीसेंट्स थे उन्होंने जमींदार जो थे, जो विलेज में जमींदार जो थे, उन्होंने क्या किया था, उनका कत्ल करना स्टार्ट कर दिया। दे स्टार्टेड किलिंग देम। देन इसके अलावा नोबिलिटी क्लास इस चीज से डर गई थी काफी ज्यादा, और इसी के कारण उन्होंने क्या किया था, अपनी वेरियस टाइप्स ऑफ जो उन्हें राइट्स दिए गए थे नोबिलिटी को, क्लर्जी को, उन्होंने त्याग दिए। उन्होंने उन्होंने सारे के सारे जो अपने राइट्स थे वो सारे के सारे त्याग दिए थे। तो ये था बेसिकली मेन इफेक्ट्स जो फ्रांस के ऊपर पड़ा था। अब हम मेन करेंगे इफेक्ट्स की, जो अब यूरोपियन कंट्रीज पर इसका क्या इफेक्ट पड़ा। मीन्स कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ा था, कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ा था। जैसे इंग्लैंड के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ा था। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, प्रशिया हो गया, रशिया हो गया, मीन्स इन सारी कंट्रीज के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा। इंग्लैंड के ऊपर इसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा था, क्योंकि इनके कारण मीन्स क्या हुआ था, वहां के जो लोग, जो आम जनता थी, दे ऑल्सो स्टार्टेड मीन्स मेकिंग प्लान्स कि किस तरह रेवोल्यूशन करनी है। मीन्स जो मेन अपर क्लास है वो कैसे दबा रही थी उन्हें। ठीक है। तो ये तो था पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। नेगेटिव इम्पैक्ट अब ये पड़ा था क्योंकि बाकी की जो कंट्रीज थी उन्हें अब ये डर लगने लग पड़ा था कि कहीं इन चीज को देखते हुए हमारी जो कंट्री के जो लोग हैं वो हमारे खिलाफ ना हो जाए। तो उससे रोकने के लिए उन्हें काफी सारे प्रिकॉशंस करने स्टार्ट कर दिए थे। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, प्रशिया हो गया, रशिया हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, इन सभी को ये लगा कि इन सभी का जैसे यहाँ के लोगों से मींस इन्फ्लुएंस होकर हमारी कंट्री के जो जो लोग हैं वो भी कहीं रेवोल्यूशन ना करते, जिससे क्या होगा, काफी ज्यादा डिस्टरबेंस हो जाएगी कंट्री में। बट जो इटली और जर्मनी थे, उन्होंने इस चीज को काफी पॉजिटिवली लिया। वो इसलिए लिया क्योंकि उन्हें ये लगता था कि जैसे अब फ्रांस जो है वो उनकी कंट्रीज में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसकी कंट्री में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी, इतना बड़ा रेवोल्यूशन हो चुका था। अब उसे ये लगा था उन कंट्रीज को कि वो अपनी कंट्री में सुधार करने के कारण मींस बिजी रह गए, जिसके कारण मींस उनके पास टाइम नहीं होगा कि वो किसी और कंट्री के ऊपर अटैक कर पाए। सो कुछ कंट्रीज ने इससे पॉजिटिव लिया था और कुछ कंट्री ने इसे नेगेटिव लिया था। तो ये थे बेसिकली इसके मेन इफेक्ट्स। मीन्स कुछ फ्रांस पर हुए थे। फ्रांस के अलावा जब रेवोल्यूशन होती है उसका इम्पैक्ट ऑलवेज अदर कंट्रीज के ऊपर भी पड़ता है। So this is the end of my video guys. Thank you for watching guys. I hope जो मेरी वीडियो है आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रही होगी और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने ये जो वीडियो थी वो पोस्ट की है। तो मुझे लगा है कि आपके लिए ये काफी ज्यादा मीन्स हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज नेवर स्टॉप लर्निंग। सो इसका जो आगे जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं लेकर आऊंगी, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आगे का मेन पार्ट होगा। तो ये मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है बिकॉज इसका काफी ज्यादा मीन्स इसमें से जैसे टॉपिक्स निकल आते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में से। सो मैं छोटे छोटे पार्ट्स बना रही हूँ ताकि आपको मीन्स ड्यूरिंग आपकी स्टडी कोई प्रॉब्लम ना हो, आप सिंपली बड़े आसानी से इस मीन्स टॉपिक को बड़े आराम से समझ सको। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप जो मेरी वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रही हो। सो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। टेक केयर, बाय बाय गाइज।